नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रकाश के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। 2 वीडियो लेक्चर आपके लिए अवेलेबल करवा चुके हैं और ये तीसरा है और शायद अंतिम भी होगा ये, ऐसा मानना है मेरा, क्योंकि आज पूरा ही करेंगे हम जो भी चर्चा इसकी। तो आप भी, यदि आप किसी टॉपिक को 3 दिन में भी अगर ढंग से पूरा करते हैं तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है वो, क्योंकि 3 दिन में एक टॉपिक आप एक विषय का पूरा कर रहे हैं। 30 दिन यानी 1 महीने में आप 10 टॉपिक पूरा करेंगे एक सब्जेक्ट के। तो आप 10 टॉपिक में से ऐसे इस तरह से क्लियर करें कि आपको कहीं पर समस्या आनी ही नहीं चाहिए। उसमें से यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसका सटीक और सही उत्तर देकर ही आएंगे। यदि ऐसा कर पाएंगे तो फिर आप कहीं पर भी मात खाने वाले नहीं हैं। और आप दिन में 5 टॉपिक पढ़ते हैं, लेकिन प्रश्न यदि पूछा जाता है तब जाकर उनमें से नहीं कर पाते हैं, तो वो थोड़ा सा समस्या का विषय हो सकता है। चलिए, आप बने रहें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी, और दूसरी साथ ही जब भी आपको आवश्यकता होगी तो तुरंत से आप चैनल ढूंढ पाएंगे और देख पाएंगे अपने जो भी आवश्यक कंटेंट्स हैं उनको। तो हम प्रकाश की बात को आगे बढ़ा रहे थे और हम बात कर रहे थे अब रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन की। अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। अपवर्तन क्या है? देखो, प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो वो अपना वेग परिवर्तन कर लेता है, या फिर ये कहें कि उसकी जो दिशा है प्रकाश की वो परिवर्तित हो जाती है। देखो, यहां पर यदि एक माध्यम है जो बटा हुआ है, इधर सघन माध्यम है, जैसे कांच हो सकता है। ये कांच कैसा होगा? सघन। अभी सघन और विरल की भी बात हम करेंगे। यहां हवा है और ये कैसी है? विरल। खैर, आप शब्दों से समझ गए होंगे सघन और विरल के बारे में। आप यहां से प्रकाश की किरण आती है और इस सतह से, यानी जो कांच की सतह है, इस सतह को पार करती है और पार करते समय ये इस तरह से मुड़ जाती है। देखो, 90 डिग्री कोण बनाओ। यहाँ एक कोण बनाओ 90 डिग्री। यदि आप यहाँ देखोगे तो इस तरह से 90 डिग्री कोण बनेगा, ये इस तरह से। अब यहाँ से असल में होना तो ये चाहिए था कि ये जो किरण है वो सीधी ऐसे निकल जाती। प्रकाश की किरण आ रही है तो सीधी निकल जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये जो अभिलंब है, इस अभिलंब की तरफ झुक गई है ये किरण। तो असल में हुआ क्या है इसमें? असल में हुआ ये है कि इसका जो वेग था वो वेग क्या हुआ है? चेंज हो गया है, बदल गया है। और वेग परिवर्तित होने के कारण ही इसकी दिशा भी बदल गई ही है। देखो, यहां वेग क्या हुआ है, ये महत्वपूर्ण बात है। विरल, विरल का मतलब होता है यानी कोई पदार्थ जिसके अंदर जो कण है, अणु है, वो दूर दूर हो। सघन का मतलब एक तरह से उसका घनत्व ज्यादा हो, यानी उसमें जो कण हैं वो बहुत पास पास भरे हुए हों, तो वो सघन होगा। तो पानी, जो पानी है वो हवा की तुलना में सघन होता है, तो हवा की तुलना में कांच भी तो सघन है, भारी है उसकी तुलना में माध्यम। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि ये प्रकाश की किरण जानी तो सीधी चाहिए थी, लेकिन विरल से जब सघन में प्रवेश करती है तो इसका वेग कम हो जाता है, और वेग जैसे ही कम होता है तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो ध्यान रखना, जब भी किरण विरल माध्यम से जाएगी सघन में, तो विशेष रूप से ध्यान रखना अभिलंब की तरफ झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। कई बार प्रश्न आता है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण आगे ऑप्शन दिया जाएगा अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब की तरफ झुकेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, या इनमें से कुछ भी हो सकता है। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो विरल से सघन में जब जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और यदि इसका विपरीत हो जाए, सघन से और विरल में पहुंच जाए, तो फिर क्या होगा? अभिलंब से दूर जाएगी वो किरण। यानी यदि ऐसा कुछ होता, देखो, ये सघन माध्यम होता और ये होता विरल। अब क्या होता? प्रकाश की किरण यहां से आई मानो,
अब यहाँ से आई है, सघन माध्यम में चलकर आई थी, विरल माध्यम में पहुँच रही है। हमें तो जाना तो इधर ही है, जाना तो चाहिए सीधे ही, लेकिन सघन माध्यम से विरल में जब पहुंची है तो इसको वेग तेज हो गया इसका। आप जानते हो प्रकाश का वेग निर्वात में सर्वाधिक होता है, हवा में फिर कम होता है, फिर उसके बाद में पानी आता है, फिर तारपीन का तेल, कांच, इनमें भी बताएंगे कितना होता है वेग, ये भी चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ से विरल में जैसे ही जाएगी तो वेग तेज होगा, वेग तेज होगा तो अविलंब से दूर हटेगी, तो अविलंब से क्या हो गई, दूर हटी है। तो ये अपवर्तन की विशेष बात है। अपवर्तन में इस तरह से एक माध्यम से प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने वेग में परिवर्तन होना और साथ ही अपनी दिशा बदलना, ये एक तरह से अपवर्तन की घटना हो गई है। अब अपवर्तन की घटना का दैनिक जीवन में महत्व कहाँ पर है, यानी हमारी डेली रूटीन लाइफ में कहीं देखते हैं क्या इसका महत्व? अवश्य देखते हैं। तारों का टिमटिमाना, चमकना नहीं है, टिमटिमाना। दूसरा देखेंगे, जैसे पानी में कोई सिक्का डाल दिया तो सिक्के का पानी में ऊपर उठा दिखाई देना, एक विशेष घटना जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो ये विशेष घटना क्या है? देखो, ये विशेष घटना है सूर्योदय। वह सूर्योदय का, यानी सूर्योदय का जो समय होगा उसका कुछ थोड़ी देर पहले ही सूर्य दिखाई देना और सूर्यास्त के बाद तक भी थोड़ी देर तक सूर्य दिखाई देना, तो ये कह सकते हो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। सूर्योदय के समय तो थोड़ा सा पहले दिखाई देता है और सूर्यास्त के समय सूर्य देर तक दिखाई दे सकता है अपवर्तन के कारण। तो ऐसे में बताइए, ये पहले ही दिख गया और थोड़ा देर तक भी दिखा है, तो दिन की अवधि पर क्या फर्क पड़ा है? दिन की जो अवधि है वो बढ़ गई है, दिन की अवधि बढ़ गई है। तो प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि अपवर्तन के कारण दिन की अवधि पर फर्क पड़ता है, दिन की अवधि घट जाएगी, बढ़ जाएगी या अपरिवर्तित रहेगी? तो दिन की अवधि बढ़ जाएगी। और ऐसा प्रश्न घुमा करके भी पूछ लिया जाता है कई बार ये पूछ लिया जाता है कि अपवर्तन के कारण दिन की अवधि पर, या फिर ऐसे पूछा अपवर्तन नहीं होने पर दिन की अवधि पर क्या फर्क पड़ेगा? तो अपवर्तन यदि नहीं होगा तो फिर क्या होगा? दिन की अवधि घटेगी। तो दोनों ऑप्शन में ध्यान रखना कि अपवर्तन के कारण दिन की अवधि बढ़ जाती है और अपवर्तन नहीं हो तो दिन की अवधि घट जाएगी। तो ऐसा प्रश्न कई बार हमें एक चीज याद कर लेते हैं, बढ़ गई, और उत्तर में हम बढ़ गई करके आएंगे, फिर अपवर्तन का नाम पढ़ा नहीं, बढ़ गई। लेकिन वो पूछ लेगा अपवर्तन नहीं हो तो घट जाएगी, फिर उत्तर आएगा घटेगी, दिन की अवधि घटती है। तो ये असल में क्या होता है, क्यों होता है फिर ऐसा बताओ? देखो, असल में इसलिए होता है कि जैसे मान लो अभी ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है, यहां से सूर्योदय होना है, यहां सूर्यास्त होना है, ठीक है। अब देखो, एक व्यक्ति यहां है, ये आंख है व्यक्ति की आंख। अब असल में सूर्य तो डूब गया है, सतह से नीचे जा चुका है, और इधर भी सूर्य इधर डूबा हुआ है, इधर नीचे है अभी। अब असल में क्या होगा, ये सूर्य की जो किरणें हैं यहां से जब चलेंगी ऐसे, तो ये माध्यम जब चेंज होगा तो माध्यम चेंज होने के कारण ऐसे जाती है ये, और ये आंखों तक पहुंचती है और सूर्य दिखाई दे जाता है। और ऐसा ही इस शाम के वक्त होता है, ऐसे सूर्य की किरणें मुड़ जाती हैं, थोड़ी सी परिवर्तन हो जाता है वेग में, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय थोड़ी देर के लिए ज्यादा दिखाई देगा सूर्य, तो दिन की अवधि बढ़ जाती है अपवर्तन के कारण। और तारे कैसे टिमटिमाते हैं ये भी देख लो आप, क्यों टिमटिमाते हैं, क्या होता है इसमें अपवर्तन के कारण? देखो अपवर्तन के कारण क्या हो रहा होगा। ये तारा है और यहां पर हम देख रहे हैं खड़े होकर,
यहाँ वायुमंडल आ जाता है बीच में। अब जब तारे से एक प्रकाश की किरण आएगी तो यहाँ पर वायुमंडल में जो कण हैं कंपन करते रहेंगे, गैसों के कण। तो वायुमंडल में असल में जो सघनता और विरलता का माप है वो बदलता रहता है बार बार, और बदलेगा तो कभी इधर और कभी इधर किरणें मुड़ेंगी, और ऐसे में हमारी आंख एक स्थिर नहीं देख पाएगी उसको, थोड़ा सा कभी देख पाई कभी नहीं देख पाई, कभी दिखेगा प्रकाश कभी नहीं दिखेगा। तो ऐसे में तारा क्या दिखेगा? टिमटिमाता हुआ। तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा, ना कि टिमटिमाता है तारा। तारा टिमटिमाता नहीं है लेकिन दिखाई देता है टिमटिमाता। और इसमें क्या होता है? सिक्के, देखो सिक्के की घटना देखो, ये है, ये सिक्का पड़ा है। अब हमारे यहाँ पर आंख है, ये मान लो आंख थी, यहाँ से असल में ये यहाँ से आंख तो सीधी देखेगी ना, आंख कभी टेढ़ी थोड़ी देखती है कि किसी के अंदर ऐसे सीधे ना देख करके अंदर देख ले दूर से ही, ऐसा नहीं हो, वो तो पास जाके देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ता है ना। तो ऐसे सीधे अंदर नहीं देख पाएगी, दीवार आ गई है। अब असल में क्या होगा? ये प्रकाश की किरण यहाँ से जा रही है, और ये प्रकाश की किरण यहाँ से पानी में थी, और पानी में जब तक थी तब तक ठीक है, और जब पानी की सतह से या अभिलंब से दूर हटेगी तो ऐसे चली जाएगी, ऐसे जाएगी तो आंख तक जा रही है, लेकिन आंख इधर नहीं देख रही। आंख कहाँ देखेगी इसको? अब आंख यहाँ देखेगी इस सिक्के को। तो पानी से क्या हो गया? ये ऊपर उठा हुआ दिखेगा। तो इसी वजह से, यानी जो अपवर्तन होता है, अपवर्तन के कारण ही पानी में जो सिक्का होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये है अपवर्तन की घटना। अब हम अपवर्तन की घटना लेंसों में कैसे होती है ये देखेंगे। देखिए लेंस, अच्छा उससे पहले एक चीज और देख लो आप थोड़ी सी, अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होता है? देखो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अपवर्तनांक का मतलब होता है प्रकाश का निर्वात में वेग, प्रकाश का निर्वात में वेग, और बटा में प्रकाश का किसी माध्यम में वेग, प्रकाश का किसी माध्यम में। अब प्रकाश का किसी माध्यम का मतलब है कि वो हवा में, पानी में, कांच में, हीरे में, किसी में भी हो सकता है। तो ये एक माध्यम है। तो माध्यम निर्वात में और माध्यम के वेग का जो अनुपात हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये अपवर्तनांक निकल करके आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, जिसका जैसे मान लो किसी माध्यम में अपवर्तनांक, किसी माध्यम वेग बहुत ज्यादा है, जैसे मान लो हवा में बहुत ज्यादा होता है वेग, तो फिर दोनों का लगभग सेम सा ही होगा और इसलिए अपवर्तनांक कम होगा। और यदि किसी माध्यम में प्रकाश का वेग बहुत कम होता है, उसका अपवर्तनांक बहुत ज्यादा होगा। कैसे? देखो, जैसे मान लो अभी अपवर्तनांक की बात हम करें तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक, या ये कहें जो वेग है, निर्वात की तुलना में 5/6 है, ऐसा मान लो। प्रकाश का कोई प्रश्न पूछ रहे आपसे, क्वेश्चन कह दे कि बताइए किसी माध्यम में प्रकाश का वेग निर्वात की तुलना में 5/6 गुना है, 5/6 गुना है। तो अपवर्तनांक ज्ञात करो। देखो सवाल तो ऐसे लगता है जैसे बहुत कठिन दे दिया होगा, पता नहीं कितना कठिन होगा ये सवाल, लेकिन असल में बहुत सरल सवाल है ये। एक चीज आपको बस इतना सा देखना है इसको कि प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है। अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हो ना, तो प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है ये सबसे पहले बताया जा चुका है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब माध्यम में जो वेग बताया गया है वो निर्वात की तुलना में कितना है? 5/6। यानी निर्वात में तो 3 × 10⁸ होता है, इसकी तुलना में 5/6 गुना है, तो इसका 5/6 गुना कर दो।
मीटर प्रति सेकंड। हो गया, देखो इससे तो ये कटेगा, ये 6 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा ना, तो 6 में 5 का भाग दो, 1 और फिर क्या बचेगा, ये इसमें से 1 बचेगा तो 1.2। अपवर्तनांक आएगा 1.2 और इसका कोई मात्रक तो होता नहीं है अपवर्तनांक का, क्योंकि वेग ही वेग है, दोनों कट गई विमाएं, तो 1/2 अपवर्तनांक होगा इसका। तो माध्यम का अपवर्तनांक 1.2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। जैसे कुछ माध्यम में मैं वेग बता देता हूँ आपको क्या क्या होता है वेग। निर्वात में आप जानते हो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब देखो और किसमें, जैसे पानी में होता है 2.25 सवा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसी तरह से यदि आपके पास तारपीन का तेल है तो तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड वेग होता है। और इसी तरह से यदि आपके पास कांच है तो फिर होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और इसी तरह से आपके पास नायलॉन है या रॉक साल्ट है, नायलॉन या रॉक साल्ट, ये दोनों में से कुछ भी है तो 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड वेग होता है प्रकाश का। तो ये इस प्रकार कुछ वेग हैं, इनको भी ध्यान रख सकते हो। यदि आपसे कह दिया जाए प्रकाश का निर्वात में वेग और पानी में प्रकाश का वेग का तुलना करो या अपवर्तनांक ज्ञात करो, तो आसानी से इसमें इसका भाग लगा करके ज्ञात कर सकते हैं हम। तो आसानी से ये तो निकाल लोगे। गणित की छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तो खास कोई बात है भी नहीं, इसको निकालने में टाइम वेस्ट करना मुझे लगता है आपका टाइम खराब करना ही है। चलिए, तो यह अपवर्तनांक हुआ। अब देखो, अब लेंस की बात करते हैं। चलो, लेंस 2 पारदर्शक सतहों से बना, 2 पारदर्शक सतह होती हैं और 2 पारदर्शक सतह जो होती है वो मिलकर के बनाती हैं लेंस। अब 2 पारदर्शक सतह कैसी हो सकती हैं? मेनली हम तो पढ़ते हैं उत्तल और अवतल लेंस, और ये और तरीके से भी हो सकती हैं। एक सतह अवतल, एक सतह उत्तल हो सकती है, एक सतह समतल, एक सतह उत्तल, एक सतह समतल, एक सतह अवतल, और एक अवतल एक उत्तल, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं होने को तो। खैर ये यानी इस तरह की उत्तल, ये प्योर अवतल है ना, ये समतल उत्तल, ठीक है, और ये समतल अवतल, ठीक है, और ये अवतल उत्तल, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन हम मेनली 2 ही पढ़ते हैं। ये एक तो उत्तल लेंस पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं अवतल लेंस। उत्तल लेंस वो होते हैं जो बीच में से मोटे और किनारों से पतले होते हैं, और अवतल लेंस वो होते हैं जो किनारों से मोटे और बीच में से पतले होते हैं। ये उत्तल लेंस है। असल में इसके अंदर जो भी किरणें जाएंगी वो इकट्ठी हो जाती हैं और छोटे बिंदु के रूप में प्रतिबिंब बनता है। किरणें जब इकट्ठी होती हैं तो अभी केंद्रित होती हैं, इसका मतलब, और अभिकेंद्रित का मतलब होता है कि एक तरह से ये जो लेंस है वो अभिसारी लेंस भी कहलाएगा, अभिसारी लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस कहलाएगा ये, अभिसारी लेंस। और दूसरा जो होता है उत्तल, इस तरह का, बीच में से पतला होता है और किनारों से मोटा। ये असल में इसके अंदर से जो किरणें जाएंगी उनको ये फैलाएगा, और फैलाएगा तो ये पीछे की तरफ इस तरह से मिलेंगी आकर के। तो अब देखो, इसे कहते हैं अवतल, और फैलाता है इसलिए कहते हैं अपसारी, और इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव लेंस। तो ये अपसारी और अभिसारी लेंस होते हैं। इनसे जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हो, सीख सकते हो। वैसे इसकी जो फुल जो ट्रिक है आसानी से याद करने को एक वीडियो डाल भी रखा है इससे पहले ही,
अब देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जो लेंस हैं वो लेंस में कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनते हैं। मैं सिंपल अब फटाफट बताऊंगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब, उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कहाँ कहाँ बनते हैं। देखो, यदि आपको बिल्कुल ट्रिक से जानना है कि कैसे याद रखें तो आसानी से आप वो वीडियो देख लें। आप 5-6 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा नहीं है वो, उसमें आसानी से ट्रिक से याद रख सकते हो। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा। प्रतिबिंब जो होते हैं, ये जो लेंस होता है इसके बीचों बीच होता है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र होता है और इसकी जहाँ पे ये परिधि जाती है इसके बीचों बीच सेंटर होता है और सेंटर 2F होता है। ये एक त्रिज्या, यहाँ से जो त्रिज्या है इसका आधा फोकस होता है, इधर भी वही फोकस होगा और इधर 2F होगा और बाहर जाएंगे तो अनंत होगा, इसके बाहर अनंत होता है। वस्तु अनंत पर, 2F पर, F पर, यहाँ पर जब रखी होती है तो प्रतिबिंब आगे की तरफ बनते हैं। कैसे प्रतिबिंब बनते हैं देखो, बहुत आसान सी बात होती है। इसमें भी आप देख सकते हो, चाहो तो कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है। यहाँ अनंत लिखा मैंने और यहाँ लिखा मैंने ये 2F और यहाँ लिखा F, इनको विपरीत लिख दिया मैंने इस तरह से, F 2F और अनंत ऐसे। तो अनंत पे वस्तु रखी है तो जो प्रतिबिंब होगा वो F पर बनेगा। 2F पर वस्तु है तो 2F पर बनेगा, F पर वस्तु है तो अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब। और यदि इनके बीच में रखी है, कोई कहे अनंत और 2F पर वस्तु रखी है, अनंत और 2F यहाँ रखी है वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F और 2F के बीच में बनेगा, यानी यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा इसका। यहाँ वस्तु रखी है, 2F और F के बीच रखी है, 2F और F, ये रहा 2F और ये F, यहाँ रखी है वस्तु तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। 2F और अनंत के बीच, ये 2F और अनंत के बीच यहाँ बनेगा। बहुत आसान याद रखना, और ये इतनी ही ट्रिक आसानी से याद रह जाएगी। वैसे खैर आपको फिर भी आपको थोड़ा सा सही ढंग से और जानना है तो आप देख लेना, आपका यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। और यदि आप बात करोगे अवतल लेंस की, अवतल लेंस, तो अवतल लेंस में आप एक ही चीज़ ध्यान रखना, जो प्रतिबिंब होते हैं वो आभासी होते हैं, सीधा होता है और छोटा होता है। सॉरी, ये बड़ा होता है, इसमें छोटा लिखा गया है, इसमें बड़ा। आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है इसमें। और ये एक चीज़ ध्यान रखनी है बस, इसमें एक विशेष बात ध्यान रखनी है, अवतल लेंस से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेंगे और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और कुछ भी याद नहीं रखना इसमें। तो ये प्रश्न अक्सर आ जाता है, तो अवतल लेंस से ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात कर लें। चलो अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखो क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यहां से कई बार प्रश्न बनता है और बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं और बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं स्टूडेंट से। होता क्या है इसमें देखो, अभी जब अपवर्तन पढ़ रहे थे हम तो ये देख रहे थे कि अभिलंब है, यहाँ से कोई किरण प्रकाश की जाती है, तो प्रकाश की किरण जानी तो चाहिए सीधी, लेकिन क्या हो रहा था, जैसे सघन माध्यम से विरल में गई तो वो मुड़ रही है। अब हम यहां से यहां तक एक कोण पर किरण आ रही थी, लेकिन अब इसको और ज्यादा बढ़ा दिया, इसको कोण को ज्यादा बढ़ाया, और ज्यादा बढ़ाने पर ये किरण जो यहां से जा रही थी अब इसके समांतर हो जाती है, सतह के समांतर, सतह के समांतर हो जाती है। और ये सतह के जब समांतर हो जाएगी तो ये वाला जो कोण होता है, जितने डिग्री का कोण है, ये कहलाता है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण का मतलब होता है किसी प्रकाश की किरण का अभिलंब से इतना डिग्री का कोण जो अपवर्तित किरण को बिल्कुल तल के समांतर कर दे, तल के समानांतर कर दे, तो वो होता है क्रांतिक कोण। यानी ये क्रांतिक कोण है जो अपवर्तन होने वाली किरण को तल के समांतर कर देता है।
अब इस क्रांतिक कोण से यदि ज्यादा कर दिया जाए तो देखो क्या होगा। यदि इस क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दिया जाएगा, ये मान लो अभी 50 डिग्री था और अब 51 डिग्री यदि कर दिया आपने, प्रकाश की जो किरण है उसका जो कोण है उसको 51 डिग्री बढ़ा दिया, तो अब ये सतह के समांतर ना जाकर के और बाहर की तरफ मुड़ जाएगा ये प्रकाश। अब ये क्या हुआ, ये असल में घटना तो अपवर्तन की होती आ रही है, लेकिन यहां तो अपवर्तन हुआ ही नहीं, एक तरह से परावर्तन हो गया है तो। और ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये परावर्तन तो हुआ है, इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में एक चीज ध्यान रखना, प्रकाश की किरण को सिर्फ मोड़ा जाता है, प्रकाश की किरण को सिर्फ मोड़ दिया जाता है और कुछ भी नहीं है इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। जैसे देखो कोई अभी एक हीरे का मान लो एक चित्र है, ये हीरा है, इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि जैसे प्रकाश की किरण गई, अब ये कई तलों से विभाजित होता है, हीरा कई तलों में विभाजित होता है, आप जानते हैं, अंदर कटा हुआ होता है ऐसे। अब क्या होगा, यहाँ से टकराएगा, फिर यहाँ से टकरा करके यहाँ से वापस, फिर इस तरह से ऐसे टकराता रहेगा, अंदर ही अंदर प्रकाश मुड़ता रहेगा, अंदर ही अंदर प्रकाश टकराता रहेगा। तो अंदर ही प्रकाश का मुड़ते रहना, बार बार टकराते रहना, ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हीरे के अंदर जो चमक है, बहुत प्रश्न पूछा जाता है, हीरे की चमक का कारण है, तो हीरे की चमक वास्तव में किसके कारण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और क्या क्या घटनाएं होती हैं, देखो और घटनाएं होती है मृगमारीचिका। मृगमारीचिका जिसे मृग तृष्णा भी कहते हैं, ठंडे प्रदेशों में होती है। लूमिंग, कांच की दरार का चमकना, कांच की दरार का चमकना, ये किसके कारण होंगी, ये घटनाएं होंगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसके अलावा जो ऑप्टिकल फाइबर्स केबल जो होती हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है जिससे सिग्नल्स भेजे जाते हैं बहुत दूर तक, उनमें भी प्रकाश किरणें ही दी जाती हैं। और ये भी ऑप्टिकल फाइबर्स भी एक तार होता है, बाल के जैसे तंतु होते हैं जिनमें सिग्नल्स भेजे जाते हैं प्रकाश किरणों के माध्यम से। तो ये ऑप्टिकल फाइबर्स केबल भी काम करती हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। और यदि कभी डॉक्टर के जाएंगे तो डॉक्टर जो एंडोस्कोपी करता है, और एंडोस्कोपी का मतलब है कि पेट के अंदर एक नलकी डाल देता है और अंदर की सारा कुछ चित्र देख लेता है तो वो एंडोस्कोपी भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही काम करती है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये जानकारी देता हूँ मृगमारीचिका क्या, क्योंकि कई बार तो स्टूडेंट्स ये नहीं जान पाते मृगमारीचिका है क्या। तो चलिए मृगमारीचिका क्या है ये देख लेते हैं। और हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है ना, हीरे का, अभी क्रांतिक कोण की बात करते हैं ना, कितने क्रांतिक कोण से आगे करते ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है हीरे को कितने डिग्री पर काटा जाना चाहिए जिससे उसके अंदर चमक पैदा हो जाए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लग जाए। तो हीरे का क्रांतिक कोण होता है 24 डिग्री। ये क्रांतिक कोण है 24 डिग्री पर हीरे को काट दिया जाए तो उसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना चालू हो जाता है, तो वो चमकेगा फिर। अब देखो मृगमारीचिका की बात कर रहे हैं। मृगमारीचिका क्या होता है, मृगमारीचिका असल में देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक असल में एक और चीज याद रखना, एक नियम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नियम यह है कि प्रकाश की जो किरण है वो हमेशा सघन से विरल माध्यम में जानी चाहिए। यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि बताइए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो नियम है या फिर एक तरह से इसके लागू होने की जो शर्त है वो क्या है। प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाए, सघन से विरल में जाए, विरल से विरल में जाए या सघन से सघन में जाए। तो एक स्पेशल बात ये रहेगी ध्यान रखने की
सघन से विरल में ही जानी चाहिए। प्रकाश की किरण तभी हो सकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो यहाँ पर सड़क है, रेगिस्तान के अंदर सड़क है, गर्मियों का मौसम है भयंकर, और गर्मियों के मौसम में एक पेड़ है। अब गर्मियों के मौसम में असल में क्या होगा, देखो यहाँ की जो रोड है ये बहुत गर्म हो जाएगी, भयंकर गर्म हो जाएगी, और गर्म होगी, गर्म होकर के क्या होगी, देखो यहाँ की वायु, नीचे की वायु जब गर्म होगी तो ऊपर उठेगी, तो ऊपर की जो वायु है वो तो सघन होती जाएगी और नीचे होती जाएगी विरल, नीचे होती जाएगी विरल। अब क्या होगा ऐसे में, ऐसे में ये होगा कि देखो यहाँ पर कोई व्यक्ति है, या यहाँ पर व्यक्ति की तो बात छोड़ो, होता तो खैर मृग के लिए, बेचारे के लिए, मृग मरता है इस मामले में फंस करके, है ना। चलो व्यक्ति है कोई, अब क्या होगा, व्यक्ति जो है यहां से देखो, इसकी जो प्रकाश जो आएगा प्रकाश इस तरह से जा रहा होगा, ठीक है। व्यक्ति यहाँ है, अभी उसको देख ही नहीं रहा है, व्यक्ति रोड पे चल रहा है कंटिन्यू, रोड पर परछाइयां दिख रही है उसको, चमक दिख रही है उसको। अभी ये जो प्रकाश आ रहा होगा इस पेड़ से, वो इस तरह से घूमेगा और घूम करके यहाँ विरल में जाएगा, तो ऐसे घूमेगा, घूम करके यहाँ से पहुंचेगा इसकी आंख में। अब असल में क्या होगा, यहाँ से प्रकाश आया, घूम करके इसकी आंख में पहुंचा, व्यक्ति ऐसे थोड़ी देखेगा, इधर से देख करके फिर इधर देख लेगा, ऐसा तो होगा नहीं। इस व्यक्ति को तो सीधा देखना है, और ये पेड़ दिखेगा इसको बिल्कुल नीचे। अब ऐसा ही होता है बेचारे हिरण के साथ, मृग के साथ, कि यहाँ पे मृग तो है, उस मृग को इसकी परछाई यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है वो सघन से विरल में जैसे ही आया तो मुड़ गया, और मुड़ते ही सीधी आंख में गया। लेकिन आंख इस पेड़ को थोड़ी देखेगी ऐसे घूम करके, वो तो रोड पर दिखेगा, रोड पर पानी ही पानी दिख रहा है इसको, क्योंकि चमक रहा है उस समय, क्योंकि ये परछाई दिख रही है इसकी। और ये परछाई जब दिखेगी इसको रोड पर, तो क्या लगेगा कि पानी है यहाँ तो, और ये पानी की तलाश में ये मृग भागेगा, और ये मृग पानी की तलाश में जब दौड़ लगाता हुआ चला जाएगा, चलता जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा पानी तो मिलेगा नहीं, और ये मृग मर जाएगा बेचारा, और इसे मृग तृष्णा कहते हैं। और यही मृगमरीचिका है। ठंडे प्रदेशों में जो घटना होती है वो लूमिंग होती है। अक्सर मृगमरीचिका के बारे में पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखें, मृगमरीचिका घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। ऐसे ही इंद्रधनुष बनते हैं, इंद्रधनुष की बात हम अलग से करेंगे। इंद्रधनुष दो प्रकार के, प्राथमिक द्वितीयक की बात भी करेंगे उसमें हम। और प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है उसमें बाहर रेड से लेकर के वॉयलेट बैंगनी रंग तक रंगों का क्रम होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर से भीतर चलोगे तो उल्टा काम हो जाता है, बाहर बैंगनी और अंदर की तरफ लाल रंग हो जाता है। और ये भी हम बात करेंगे, जो इंद्रधनुष होते हैं वो वास्तव में परावर्तन की घटना है, लेकिन वो सम्मिलित रूप से बात करोगे तो परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की सम्मिलित घटना होते हैं इंद्रधनुष। देखो बाद में तुम देखोगे कि नहीं देखोगे, मैं थोड़ा सा इधर ही बता देता हूँ अभी। प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या फर्क है। प्राथमिक इंद्रधनुष जो बनते हैं, इसमें बारिश की जो बूंद होती है उसमें प्रकाश की किरण जो जाती है वो इस तरह से एक बार अपवर्तित होगी, फिर परावर्तित होगी और फिर बाहर निकलेगी। कुल मिलाकर के दो बार तो होता है अपवर्तन, यही पूछा जाता है, और एक बार परावर्तन होता है, एक बार परावर्तन होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में दो बार अपवर्तन और एक बार परावर्तन होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में होता है दो बार परावर्तन, दो बार अपवर्तन की घटना होती है। प्राथमिक इंद्रधनुष में जो रंगों का क्रम होता है, बाहर से भीतर वो रेड से वायलेट तक होता है, यानी विबग्योर नीचे ऐसे चलेगा, तो ये विबग्योर ऐसे होता है, बाहर रेड होता है, अंदर वायलेट बैंगनी होता है। द्वितीयक में इसका उल्टा होता है, बाहर और भीतर की बात करोगे आप तो विबग्योर ऐसे चलेगा, बाहर बैंगनी रंग होता है और अंदर लाल रंग होता है। और इसमें ही आपको एक चीज और बता दूं, इंद्रधनुष दोपहर में कभी नहीं बनेगा, दोपहर में कभी भी नहीं बनता इंद्रधनुष। सुबह पश्चिम दिशा में बनेगा
शाम को पूर्व दिशा में बनेगा। असल में सूर्य जहाँ होता है उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में बनता है ये इंद्रधनुष। तो सुबह पूर्व में सूर्य होगा तो ये इंद्रधनुष पश्चिम में बनेगा, शाम को सूर्य पश्चिम में होगा तो इंद्रधनुष पूर्व में बनेगा। तो इंद्रधनुष होता है इस प्रकार से। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो कि प्रकाश से संबंधित हैं। एक दो घटनाएं और हैं। प्रकीर्णन। प्रकीर्णन में क्या होता है कि बिखराव। प्रकीर्णन वास्तव में बिखराव है। अब प्रकीर्णन की बात कर लेते हैं। इंद्रधनुष की बात हो गई खत्म। प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखराव। जब कोई प्रकाश की किरण किसी वायुमंडल से गुजरे या किसी माध्यम से गुजरे और उसके रंगों का बिखराव हो जाए, डिस्पर्सन हो जाए, तो वो होता है प्रकीर्णन। अब देखो प्रकीर्णन असल में क्या होता है। जो प्रकीर्णन होता है वो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है उसकी 4 घातीय व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये है कि ये यदि ज्यादा हो गया, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो बताओ तरंग दैर्घ्य किधर बढ़ती है और किधर घटती है। बताओ किधर घटती है और किधर बढ़ती है। तो आपको शुरू में बता रखा है, यहां से इधर चलो। विबग्योर, इधर तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी, और तरंग दैर्घ्य जब बढ़ती है तो प्रकीर्णन घटता है। यानी रेड रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा, लाल का प्रकीर्णन कम होगा, और बैंगनी का सर्वाधिक होगा। बैंगनी का सर्वाधिक होता है प्रकीर्णन, और इसी आधार को ध्यान रख करके लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है तो रेड लाइट बनाई जाएंगी, बिखरेगा नहीं, दूर तक दिखाई देगा प्रकाश। बैंगनी रंग सर्वाधिक बिखराव वाला होता है। अब बैंगनी रंग बिखरता है और उसके साथ में नीला रंग भी बिखरता है, तो ऐसी स्थिति में आकाश नीला दिखाई देता है। असल में नीले रंग की मात्रात्मक रूप से अधिकता होने के कारण वो नीला दिखाई देता है। तो बैंगनी का नीले का इनका बिखराव ज्यादा होता है, तो आकाश का नीला दिखाई देना प्रकीर्णन का उदाहरण होगा। आकाश का नीला दिखाई देना। और इसी के साथ देखो समुद्र जो होता है, समुद्र का जो पानी होता है, समुद्र भी नीला दिखाई देता है। समुद्र का नीला दिखाई देना ये भी इसी कारण होगा। असल में होता तो क्या है, प्रकीर्णन होगा। जब प्रकीर्णन होगा तो आकाश नीला दिखाई दे रहा है, और नीले रंग जब पानी पर पड़ता है तो पानी से नीले रंग का परावर्तन होता है। तो इसमें परावर्तन की घटना मान सकते हो आप इसको। प्रकीर्णन के साथ साथ ये परावर्तन की घटना भी है। तो प्रकीर्णन होगा, परावर्तन होगा इसके साथ ही। तो कुछ भी कहो आप इसको। जैसे मान लो ये समुद्र है, आकाश तो नीला है। अब नीला रंग यहाँ जब आएगा तो वापस टकराकर हमारी आंख में कैसा दिखाई देगा, नीला। तो पानी नीला दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ शक ही नहीं है। ऐसे तो चाहे प्रकीर्णन की घटना है तो भी सही है, और अगर परावर्तन है, प्रकाश नीले रंग, आसमान के नीले रंग का परावर्तन कह दिया जाए तो भी बात बिल्कुल एग्जैक्ट ही होगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये प्रकीर्णन की घटना होती है। अब प्रकीर्णन की घटना के कारण देखो क्या और एक संभावना बनती है, वो देखते हैं क्या संभावना बनेगी। प्रकीर्णन के घटना के कारण सबसे बड़ी बात जो होती है, प्रश्न कई बार पूछा जाता है, वो होता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना किस घटना पर आधारित है, तो फिर उत्तर आएगा प्रकीर्णन। अब आप कहेंगे कैसे, तो ऐसे घटना कैसे होती है, देखो ये घटना इस तरह से होती है। ये घटना कैसे होगी, असल में ये पृथ्वी है, अभी सूर्य यहां आ गया, सूर्यास्त है या सूर्योदय है, जो भी है, दोनों तरफ, एक तरफ सूर्यास्त होगा, एक तरफ सूर्योदय होगा। अब देखो हम यहां पर खड़े हैं और हम यहां से देख रहे हैं, यहां तक सूर्य था, नजदीक था हमारे, और नजदीक था तो कुछ
कम बिखराव हो रहा था रंगों का। अब सूर्योदय दूर है या सूर्यास्त दूर है, ऐसे में यहाँ से रंग चले, रंगों का बिखराव हुआ, सब रंगों का बिखराव हुआ। सबसे ज़्यादा बिखराव नीले रंग का, बैंगनी रंग का, फिर उसके बाद में हरे रंग का, पीले रंग का, इनका बिखराव होता रहता है। और सबसे कम बिखराव किसका होता है? लाल रंग का सबसे कम बिखराव होता है। तो लाल रंग आंखों तक पहुंच जाता है आसानी से। लाल रंग का सबसे कम बिखराव होता है, कम प्रकीर्णन होता है, इसलिए लाल दिखाई देगा। और यहाँ पर भी यही बात होगी, बाकी सब रंग बिखर जाएंगे और लाल आंखों तक पहुंच जाएगा। तो जब लाल रंग का बिखराव कम होगा तो ऐसे में ये पहुंच जाता है प्रकाश आंखों तक। ऐसे में ये जो घटना है प्रकीर्णन के कारण होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। तो ये घटनाएं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट घटनाएं थी जो कि हमें याद रखनी चाहिए। प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। अब मैं आपको एक घटना और बताता हूँ क्या होती है। देखो, केरोसिन के तेल को यदि पानी पर डाल दिया जाए, पानी की सतह है, पानी की सतह पर ये केरोसिन का तेल है, मिट्टी का तेल, और ये चमकता है, ये रंगीन दिखाई देता है। ये रंगीन जो दिखाई देता है, इस प्रकार रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है? तो ध्यान रखना, इसका कारण है व्यतिकरण। ये घटना भी प्रकाश से संबंधित है और तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। ये तरंगीय प्रकृति को प्रतिपादित करती है व्यतिकरण। व्यतिकरण का मतलब होता है कि दो किरणों का मिल जाना, किसी एक जगह आकर के मिल जाना। तो आवृत्ति को बढ़ा भी सकता है और आवृत्ति को घटा भी सकता है। तो इसमें दो तरह के व्यतिकरण होते हैं प्रकाश में भी। संपोषी व्यतिकरण, यानी जब दो प्रकाश की किरणें आकर मिले और आवृत्ति बढ़ जाए तो संपोषी व्यतिकरण, और यदि दो प्रकाश किरणें आपस में आकर मिले और उसकी आवृत्ति घट जाए तो वो विनाशी व्यतिकरण होगा। तो ये व्यतिकरण की घटना होती है। केरोसिन का पानी की सतह पर रंगीन दिखाई देना व्यतिकरण की घटना है। और एक ऐसी घटना होती है, नाम सुना है कि विवर्तन। विवर्तन क्या होती है? प्रकाश का किसी किनारे से टकराकर मुड़ना। जैसे मान लो एक छोटा सा कण है, प्रकाश जा रहा है, प्रकाश टकराकर मुड़ जाएगा और ये प्रकाश इस तरह से मुड़ता है। तो कई बार आप देखते हो छोटे कण होते हैं, बारीक कण, उनकी छाया नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती? क्योंकि प्रकाश उनसे टकराकर मुड़ गया है। जबकि हम जानते हैं कि यदि प्रकाश के बीच में कोई वस्तु आ गई तो उसकी छाया बनेगी, लेकिन छोटे कणों की छाया नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि वो टकराकर प्रकाश उस जगह को भर देता है। तो इसी वजह से वो छाया नहीं बनती है, वो होता है विवर्तन। तो ये प्रकाश से संबंधित हमारी चर्चा थी। और आप यदि ध्यान से नहीं देख रहे थे तो इसको बार बार, एक दो बार फिर देख लेना, ताकि आप प्रकाश में कोई प्रश्न गलत ना करें। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।